Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था काइनेमेटिक्स वो कंप्लीट हो गया था। उससे मुतल्लिक कुछ क्वेश्चंस और उसके एमसीक्यूज वगैरह हमारे रहते थे जो कि आज हम लोग अपने इस लेक्चर में देखेंगे कि उसके जो एमसीक्यूज हैं और जो उसके शार्प क्वेश्चंस हैं उनको उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर, और वहां पर जो भी आपको क्वेश्चन में समझने में अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला हो तो वो लाजमी आप लोगों ने शेयर करना है। तो चलें आज के जो हमारे एक्सरसाइज के शार्प क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से डील करेंगे। अच्छा तो बच्चों ये जो आप लोगों के एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं इनको जरा देखते हैं हम लोग। वो क्या कहते हैं, वो कहता है अगर टिक मार्क करना है द न्यूमेरिक रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो वो आपके पास इक्वल टू और लेस देन 1 होती है। ठीक है, न्यूमेरिक रेशियो की बात हो रही है, रेशियो की, तो वो 1 के इक्वल भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 1/2 है तो वो आपके पास 0.5 भी हो सकती है, या 2/2 है तो वो आपके पास 1 भी हो सकती है। ठीक है ना, इस तरह से ये देखें आपके पास, या तो उसको करें 1/2, ये फर्ज करें आपके पास डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो है 1/2, तो जब आप इसको तकसीम करेंगे ये आपके पास 0.5 आएगा। इसी तरह 2.2 है, जब 2.2 को करेंगे तो जब आप इसका आंसर निकालें तो वो आपके पास 1 आएगा। तो ये आपके पास लिहाजा 1 भी हो सकती है, 1 से लेस भी हो सकती है। इसका एमसीक्यूज नंबर 2 है इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स position of fixed point, then what it will be in a state। तो ये कौन सी स्टेट होगी? अगर कोई बॉडी अपने गिरदो पेश के लिहाज से अपनी हरकत को तब्दील नहीं कर रही, अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रही, तो इसका मतलब वो रेस्ट की हालत में, तो फिर आपके पास आंसर क्या आ जाना? आपके पास आंसर आ जाएगा रेस्ट का। किसका आ जाएगा? रेस्ट का। ठीक है ना, इसका डी वाला होगा। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, जब हम लोग एक बुलंदी पर से किसी को मतलब बॉल को गिराएंगे या उसको नीचे कोई ऑब्जेक्ट गिराएंगे, तो डिस्टेंस कवर बाय इट इज इन द फर्स्ट सेकंड, तो 1 सेकंड में जो इसका डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा, वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज दैट आपके पास जब हम लोगों ने बॉल गिराई है तो बॉल क्या है आपके पास? बॉल है आपके पास, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ग्राउंड पर आने के लिए जो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन को फोर्स उसको अट्रैक्ट करती है वो क्या होती है? वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, और उसका जो टाइम है वो कितना है? वो आपके पास 1 सेकंड है। आपने फाइंड क्या करना है? उसका एस फाइंड करना है। तो जब एस फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा? वो आपके पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 जी टी स्क्वायर। इन द केस ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वी रिप्लेस द ए विद जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपके पास जी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपके पास क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी 0, सारा फैक्टर 0 प्लस 1/2, जी की वैल्यू आपके पास 10 होती है, टी की वैल्यू आपके पास 1 का स्क्वायर 2 5। ठीक है, और 5 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया? आपके पास आ जाएगा 5 मीटर। तो जो आंसर आपके पास 5 मीटर होगा वो ऑप्शन आपका ठीक होगा, यानी ये वाला ऑप्शन आपके पास दुरुस्त है। ठीक है, फिर मजीद एक न्यूमेरिकल की सूरत में आपका एमसीक्यू है, वो कहता है अब बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट की हालत से वो एक्सेलरेशन है उसका स्टार्ट हो रहा है, यानी वी आई आपके पास क्या है? 0। क्या है आपके पास? वो 0 है। डिस्टेंस एस इन द 4 सेकंड, जो आपके पास टाइम है उसका वो है आपके पास 4 सेकंड है। कितना है? 4 सेकंड। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर द 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, तो वह 1/4 डिस्टेंस को, यानी कि 1/4 डिस्टेंस एस ओवर 4 को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो बच्चे ये जरा देखने वाली ये स्टेटमेटिकली इक्वेशन है। इसमें क्या करना है? इसमें हमारे पास आ जाएगा, हमने कहा है कि अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इट covers distance as in the 4 second. How much does time does it take to cover the 1/4 of the distance? तो ये देखें बच्चे, अगर आपके पास टाइम है वो 4 सेकंड और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास 0 है, तो इसका एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है। पहले एक्सेलरेशन लोग करेंगे, करें। डिस्टेंस का फार्मूला वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है? वो आपके पास 0 है। क्या है? वो आपके पास 0 है, 0 है। फिर जो आप इसको मजीद हल करेंगे वो क्या है? 1/2
ए टी स्केयर, यानी कि वहां पर टी की जगह 4 का स्केयर आ जाएगा क्योंकि आपके पास टाइम कितना है 4 सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मजीद चीज आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, वो आप लोग जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये बनेगा 1/2 ए इंटू 16 दो, और ये आपके पास 8, और एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 8 है। क्या आ जाएगा 8 है। अब आपने क्या करना है उसका S/4 यानी उसका चौथा हिस्सा जो डिस्टेंस का वो मालूम करना है। जो हमारे पास पहला हिस्सा निकला वो है 8 है। यहाँ पर वैल्यू को पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा S/4, एस की जगह हमने 8 पुट करना है। ठीक है, 8 पुट करें 8a/4, 4 एक बार 4 दोबारा 2। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या आ गया 2 है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, ये देखे मैंने किया हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 1/2 यानी ये वाला जो 2 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि 2a। ठीक है ना, ये आपके पास टी स्केयर, यहाँ पर बाकी क्या है ए, आप लोगों ने देखे आपके पास जो ए है वो इस वाली दूसरी साइड पे जो ए है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे की चीज वो होगी टी स्केयर, क्या होगी वो आपके पास टी स्केयर है, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर 4 है तो ये आपके पास 4 सेकंड, और जब इन दोनों का जजर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 2 सेकंड। तो जो बच्चे इसका 2 सेकंड वाला ऑप्शन है वो दुरुस्त है, यानी कि आपके पास ये वाला जो आंसर है वो इसका दुरुस्त है। 4 वाला न्यूमेरिक एमसीक्यूज हमारा रह गया, वो क्या कहता है, वो कहता है a ball is dropped, a body accelerates from rest to velocity of the 144 km per hour in 20 seconds, then the distance covered by it, इसका डिस्टेंस कितना होगा, वो 400 मीटर है। वो किस तरह से आया वो हम लोग देखते हैं। इसका 400 मीटर जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो आपके पास जीरो है। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 144 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो आपने 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी का यूनिट है उसमें कन्वर्ट करना है, तो वो आपके पास आ जाएगी 144 मल्टीप्लाई किलो होता है 1000 डिवाइडेड बाय आवर में कितना होता है 3600 सेकंड होते हैं। ये दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है ना, 6 6 बार 36, और ये 6 2 बार 12, दो इसके साथ 24 बन गया, 6 4 बार 24, 6 एक बार जो 6 तो ये आपके पास 4 4 ने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास इसकी फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, अब मजीद क्या चीज फाइंड करनी, टाइम आपके पास कितना है, वो है 20 सेकंड। कितना है 20 सेकंड, आपने फाइंड करना है उसका एस। यहाँ पर आपने इक्वेशन 2 वाली लगानी है, न्यूटन हरकत की दूसरी मसावात यानी इक्वेशन ऑफ मोशन 2 वाली, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। वी आई तो जीरो है, ये जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2 ए क्या निकला है आपके पास, ए आपके पास मौजूद है नहीं है, तो यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपके पास ए। ठीक हो गया, और तो यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू नहीं है, टी की वैल्यू जो आपके पास है वो क्या है, वो है 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, एस इज इक्वल टू 1/2 ए, और साथ में क्या 20 20 का आ जाएगा 400। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास 200 बन जाएगा, यानी कि जो आपके पास एस की वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 200 ए। ठीक है, ये चीज आपके पास बन गई है। अब आपने ए की वैल्यू कैसे फाइंड करनी, ए की वैल्यू के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, यानी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एट टी। ठीक है, वी एफ क्या है, ये आपके पास वो आई है आपके पास 8 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल आ जाएगा हमारे पास जीरो। वी आई आपके पास जीरो है, ए की वैल्यू मालूम करनी है, टी की वैल्यू आपके पास है 20 सेकंड, 20 लगाएं, ये उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये जीरो जीरो से क्या, ठीक है, जीरो जीरो से चला गया, और ये आपके पास क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पर जो चीज है ना आपके पास वो 20 है। यहाँ पर जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी थी वो 40 थी, और यहाँ पर आ गया आपके पास 20। जब इसने को हमने डिवाइड किया, दो एक बार तो दो बार 4, तो ए की वैल्यू आ जाती है 2। जब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 400 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 400 मीटर पर सेकंड, और जो इसका आंसर होगा 400 मीटर, यानी कि सॉरी ये आपके पास डिस्टेंस है, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास 400 मीटर बन जाएगा। अब हमारा एमसीक्यू का आंसर क्या है,
400 मीटर। मैंने तरीका बता दिया किस तरह से सॉल्व करना है। इसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स शोन इन द ग्राफ फिगर पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द वैल्यू। जो आपके पास चार वैल्यूज हैं वो है द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, द वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन बी, द वेलोसिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू बी, द वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ इज नो इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड। तो ये देखें ग्राफ है, ये देखें बी की लाइन और ए की लाइन दोनों में से कौन सी लाइन ज्यादा है, वो ए वाली है। तो यहाँ पर सिंपली जो होगा वो हमारा फर्स्ट वाला होगा जिसमें ये चीज बताई गई है कि जो ए है वो ग्रेटर देन बी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। तो हम लोग उसमें डिस्टेंस ही कभी एवरेज डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, कभी एट द यूनिफॉर्म स्पीड पर डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं। दो द ग्रेडियंट, इसके बाद है आप लोगों का द ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, वो होता है आपका एक्सेलरेशन के स्पीड, यानी स्पीड में जो चेंजिंग है वो आपके पास आ जाएगा, हो जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, वो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी डिस्टेंस में तब्दीली की शरह वो क्या होती है, वो आपके पास स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पीड। 10 वाला देखें इसका एमसीक्यूज, कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80 टू दिस, ये आपके पास डाटा गिवन है। जस्ट आपने ग्राफ इसका चेक करना है विच ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार, जिस बेतरतीबी के साथ वहां पर मोशन हो रही है, ना तो वो आपके पास अपवर्ड है, ना डाउनवर्ड है, ना रेक्टेंगुलर है, वो एक बेतरतीब भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि अवे फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। तो वो आपके पास सी वाला ऑप्शन होगा। तो ये आपके पास सी वाला है, ये वाला और ये आपके पास ये वाला। ठीक है, ये थे आप लोगों के एमसीक्यूज। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरह से है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब और डिफाइन द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन बी पार्ट में है, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को आप लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। स्केलर का हमें पता है, हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में भी ये चीज पढ़ी थी। तो ऐसी फिजिकल मकदारें, ऐसी मिकदार जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड यानी मिकदार से जान सकते हो, वो आपके पास क्या कहलाती है, वो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज। और उसमें क्या एग्जांपल्स आ जाएंगी, मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, आपका जो कंटेंट है उसमें बताया गया है कि स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करें और उसको आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। तो क्या आ जाएगा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसकी जो आपके पास एग्जांपल्स होंगे वो है मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस एंड स्पीड। और दूसरे नंबर पर जो वेक्टर है वो क्या है, those physical quantities which can completely describe by their magnitude and direction। आपको यहाँ पर बाकायदा तौर पर यह फर्क वाज़े आ रहा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड यानी उसकी मिकदार के साथ साथ उसकी समझ की भी जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर आप लोग फोर्स लगाएं। फोर्स बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से है, जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ना तो ये अपनी इस वाली जगह को स्किप करके यहां पर आ जाएगा, यानी इस साइड को वो क्या करेगा, मूव करेगा, और ये जो चीज होगी ये उसकी डायरेक्शन कहलाएगी। लिहाजा हम कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज मिकदार यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी सिमत को भी बताती है। उसमें कौन कौन सी डेफिनेशन आ जाती है, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, मोमेंटम क्या है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ द स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर की 5 एग्जांपल्स मिसालें आप लोगों ने देनी, वो कैसे देंगे। हम लोगों ने इसलिए पहले डिस्कस कर लिया, तो उसको कवर कर लिया ताकि उसकी स्केलर की कौन सी डिफाइन के साथ साथ उसकी एग्जांपल्स और वेक्टर की। तो वही यहाँ पर वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट,
एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर भी और उसके ऊपर भी होती है, वेक्टर के निशान होता है, यानी फोर्स के साथ साथ उसकी समत भी बतानी पड़ती है कि ये किस डायरेक्शन को मूव ऑन करेगी। जो आपके पास स्केलर्स की एग्जांपल मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज ऐसी हैं कि जिनको वेक्टर यानी कि डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद ही खुद को डिफाइन कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या है? आप लोगों को बड़ा वाज़ेह तरीके से ये चीज बताई थी कि जो हेड टू टेल रूल होता है उसमें हमारे पास पहले तो दो किस्म के वेक्टर्स होते हैं। लेट्स सपोज दैट एक वेक्टर आपके पास ए है, लेट्स सपोज दैट एक आपके पास वेक्टर बी है। जब आपने इन दोनों को आपस में इकट्ठा करना है यानी एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, तो फिर क्या करना है कि जो वेक्टर बी है उसकी टेल को, उसके हेड को वेक्टर ए की टेल के साथ आपने कंसाइड कर देना इस तरह से। जब आप इसको कंसाइड कर देंगे तो हम लोग कहेंगे वी शुड कंसाइड द हेड ऑफ द वेक्टर बी टू द टेल ऑफ द वेक्टर ए। तो जो बी का हेड है वो ए की टेल के साथ मिला दें। फिर क्या है, हम लोगों ने एक वेक्टर ड्रा करना है जिसकी टेल आपके पास कहां पर हो, ये आपके पास बी वेक्टर है और ये आपके पास ए वेक्टर है। ए वेक्टर के हेड से उसकी टेल टच हो और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर जिसको हम लोग कह रहे हैं उसका हेड बी वाली टेल के साथ कंसाइड हो। इस तरह वो जो आपके पास थर्ड वेक्टर आएगा वो इन दोनों की खसूसियात को ज़ाहिर करेगा और ये आपके पास क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, ये होता है आपके पास हेड टू टेल रूल। The head to tail rule is a graphically method for adding the vectors. वेक्टर्स को जमा करने का ग्राफिकली जो तरीकाकार है वो क्या है, हेड टू टेल रूल, तस्वीरी शक्ल में ऐड करने का। टू ऐड वेक्टर बी इनटू वेक्टर ए, कंसाइड द हेड ऑफ द बी वेक्टर टू द वेक्टर ए। बी को ए में जमा करने के लिए क्या करेंगे, बी का हेड ए के टेल के साथ कंसाइड कर देंगे। दूसरा, then draw a vector resultant vector which coincide or combine the vector a to b। तीसरा जो वेक्टर हमने ड्रा करना है उसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर का काम होगा जो उसकी टेल होगी वो वेक्टर ए की हेड और जो उसका हेड होगा वो वेक्टर बी की टेल के साथ कोइंसाइड होगा और इस तरह से एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। तो ये आपके पास जो मेथड कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, ये हेड टू टेल रूल कहलाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर में भी है, 9th क्लास में भी है। ज्यादातर जो सिलेबस है ये बहुत कंबाइन कर दिया गया है, बेसिक है ना, तो बेसिक सबकी बेसिक के साथ ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उन्होंने कहा हुआ है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ में डिफरेंस करना है। डिफरेंस आ जाए तो आप उसकी डायग्राम बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट्स the distance traveled by an object against the time of the slope, the graph represents the speed of the object। आप लोगों ने क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस के नाम क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यानी टाइम, वाई एक्सिस के नाम डिपेंडेंट क्वांटिटी यानी आपका डिस्टेंस आ जाएगा एस, ये आपका वाई एक्सिस के नाम होगा और जो टाइम होगा वो एक्स एक्सिस के नाम होगा। अब क्या होगा कि जब हम इनको देखेंगे तो ये आपके पास एक ग्राफ बनाएगा और वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। अगर तो वहां पर यूनिफॉर्म स्पीड है और एक्सेलरेशन तो या वहां पर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो आपके पास ग्राफ लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, अपवर्ड कर्व भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी कर्व हो सकती है। ये एक्सेप्शनल केसेस डिपेंड करता है वहां पर जो सिचुएशन होगी। दूसरे नंबर पर स्पीड टाइम ग्राफ। A speed time graph plots the speed of an object against the time। स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास क्या करती है, टाइम के अगेंस्ट एक ग्राफ, यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस था, यहाँ पर स्पीड कर दे वो भी इसी तरह से ग्राफ बन जाएगा। द स्लोप ऑफ द ग्राफ रेप्रेजेंट्स, ये इसकी स्लोप बन गई है ना, ये इसकी स्लोप बन गई। इसी तरह से आपके पास ये v ऊपर की तरफ, टाइम इस यहाँ पर, ये फिर उसकी स्लोप बनेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सीलरेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज द एवरेज एक्सीलरेशन, अ ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, ये आप लोग टॉपिक पर क्या हुए हैं। represents the acceleration of the object and area under the graph represents the distance travel। और ये वाला जो एरिया इसका जो यहाँ पर
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का एरिया बता रहा है, यानी उसका जो सफर ट्रेवल कर रहा है उसके बारे में बता रहा है। क्या क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जमीन के करीब करीब गिरने वाले जो पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई बॉडी है, उनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दस दिस इम्प्ली दैट अ हैवियर ऑब्जेक्ट विल फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। तो क्या जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो ज्यादा स्पीड से जमीन पर आएगा देन द लाइटर ऑब्जेक्ट जो आपके पास हल्का है? तो उसके बारे में क्या है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या है? नो, this does not imply that a heavier object will fall faster than a lighter object, neglecting air resistance। आपके पास एयर रेजिस्टेंस, वहां पर हवा की जो मौजूदगी है वहां पर उसकी रुकावट बनेगी, लाजमी बनेगी, चाहे तो ऑब्जेक्ट छोटा है या ऑब्जेक्ट बड़ा है। लेट्स सपोज दैट एक चीज इस पर भी डिपेंड करती है कि उसका सरफेस एरिया कितना है। जब बड़े सरफेस एरिया वाले, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला मार्कर है, ठीक है, हम इस मार्कर के हिसाब से और एक बुक के हिसाब से देखते हैं, बुक का जो सरफेस एरिया वो ज्यादा होता है। क्या होता है? ये देखें, फॉर लेट्स सपोज दैट ये आपके पास एक बॉल है और ये आपके पास एक बड़ी बॉल है। दोनों बॉल्स में फर्क देखिए, ये लाइटर मैस और ये हैवियर मैस है। जब इन दोनों को एट द सेम टाइम वी फॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, जब हम लोग एक मखसूस इमारत से या इसको हाइट से नीचे गिराएंगे, तो यहाँ पर जिसका जितना ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा उसको उतनी ही एयर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। लिहाजा वो जो एयर रेजिस्टेंस फेस करेगा उसकी स्पीड के ऊपर भी अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बाय द एयर रेजिस्टेंस, एयर की रेजिस्टेंस की वजह से। ऑल द ऑब्जेक्ट्स नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ express the same acceleration 10 meter per second square or approximately equal to 9.8 meter per second square regardless of the mass। जमीन के करीब करीब जितने भी मैसेज हैं वो एक जैसी ही एक्सेलरेशन की वजाहत करेंगे, एक जैसा ही एक्सेलरेशन रखेंगे, और वो 10 मीटर पर सेकंड या अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। क्योंकि ये बगैर किसी, ये मैस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी चाहे मैस ज्यादा है चाहे मैस कम है, तो दोनों पर जो लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होगी? वो सेम ही होगी। तो इसलिए रिगार्डलेस, इसके बावजूद, बिकॉज फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू द मैस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है यानी ग्रेविटेशन की जो फोर्स है वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा मैस होगा उतना ही उसका वेट होगा, और वेट क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड में क्या चीज होती है? वेट। और वेट किसके इक्वल होता है? जो आपका W इज इक्वल टू mg, और mg किसकी वजह से है? ये आपके पास ग्रेविटी की फोर्स है। क्या है? जो आपका पास जो वेट है ये आपकी ग्रेविटी की फोर्स है। किसकी फोर्स है? ग्रेविटी की फोर्स। सो रेशियो ऑफ फोर्स टू मास इज कांस्टेंट। इस लिहाजा जो रेशियो होती है, निस्बत होती है फोर्स टू मास, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि आप लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो डायरेक्शंस है वो नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। द वेक्टर क्वांटिटीज आर समटाइम्स रिटन इन अ स्केलर रोटेशन, बट हाउ इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड। जो कभी कभार क्या है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनको स्केलर क्वांटिटीज की यानी स्केलर नोटेशन में लिखा जाता है, लेकिन इनकी फिर डायरेक्शन को किस तरह से ज़ाहिर करेंगे? इनकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करने का बड़ा आसान तरीका है। आप लोगों ने वहां पर यूनिट वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, आई जे के आर etc। आप लोग वहां पर एंगल को ड्रा कर सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। इस तरह से ये देखें, यहाँ पर मैं क्या देता हूँ कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, यहाँ पर क्या देता हूँ ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज के साथ प्लस या माइनस लगा के उसकी डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। ये बड़ा मजे का टॉपिक था, आप लोगों को मैंने समझाया था कि किस तरह से यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई है तो ये कौन सी साइड किस तरह से पॉजिटिव और किस तरह से नेगेटिव होगी। ये देखें, ये जो चीज है ना, राइट साइड पर एक्स एक्सिस की जो साइड है और इसकी ये लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर जो अगर प्लस लगा हुआ है किसी नंबर के साथ, यहाँ पर देखें, a positive or negative sign indicates the direction along a single axis plus 5 meter per second for the movement right or minus 5 meters per second for the movement to the
लेफ्ट। लेफ्ट राइट क्यों कहा है? क्योंकि ये देखें, ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड पर जो एक्स एक्सिस के नाम जितने भी वेक्टर्स होंगे या वैल्यूज होगी वो नेगेटिव होती है, और इसकी राइट साइड में जितनी भी एक्स एक्सिस की वैल्यूज होती हैं वो प्लस में होती हैं। तो लिहाजा अगर आपके पास वैल्यू प्लस में है तो मतलब वो राइट साइड, अगर उसने स्टेटमेंट दी है कि अ बॉडी मूव अलोंग द एक्स एक्सिस विद 5 मीटर पर सेकंड स्पीड, अगर एक ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो इसका मतलब वो राइट साइड को जा रहा है, क्योंकि राइट साइड पर ही एक्स एक्सिस की वैल्यू प्लस में होती है, और एट द वाइस वर्सा उसकी लेफ्ट साइड पर जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है। तो इस तरह से भी हमें उसकी डायरेक्शन का पता चल जाता है कि वो किधर को मूव कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आप लोगों का, दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है यूनिट वेक्टर्स I, J, K can be used to represent the direction in three dimensional coordinates। थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट्स में डायरेक्शन को शो करने के लिए भी ये यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बेसिक यूनिट्स I, J एंड K। तीसरा यूनिट एंगल्स कैन बी यूज, जो मैंने अभी भी आपको बताया है कि इसके एंगल्स को हम लोग ड्रा करके वहां पर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा तो बच्चे जो हमारे दूसरे दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म, गिव द रीजन। आप लोगों ने ये बताना है कि क्या एक यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी, इसकी वजह बताएं। ठीक है, तो क्या होगी इसकी वजह? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी भी नहीं है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म तो उसकी यूनिफॉर्म ही वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी हर वक्फे के बाद क्या होता है, उसकी अगर स्पीड चेंज हो गई है तो उसकी डायरेक्शन भी मे भी चेंज हो सकती है, उसका फासला भी चेंज हो सकता है, मे भी उसका टाइम भी चेंज हो सकता है, हर लिहाज से वहां पर चेंजिंग आ सकती है। तो लिहाजा ऐसा जरूरी नहीं है। इज वेक्टर क्वांटिटी सो इट इज इंक्लूड्स बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, ये स्पीड और डायरेक्शन दोनों को इंक्लूड करती है, शामिल है। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही है बट चेंजिंग द डायरेक्शन, लेकिन उसकी सिमत हमें हर वक्त जो है ना वो चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज दैट एक सर्कुलर पाथ पर आप लोग एक गाड़ी को मूव ऑन करवाएं, मूव ऑन करवाने के बाद आप लोगों ने देखना है मे बी किसी जगह पर जो कर्व है वो छोटा भी हो सकता है, किसी जगह पर जो कर्व है वो बड़ा भी हो सकता है। तो लिहाजा वक्फे वक्फे पर ब्रेक सप्लाई की जाएगी तो वो कांस्टेंट स्पीड नहीं होगी, तो लिहाजा वहां पर वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट ना होने की वजह से उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ठीक है, इट्स वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग, क्योंकि वहां पर सिमत हमेशा चेंज हो रही है, हर वक्त तब्दील हो रही है। फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्योंकि यूनिफॉर्म बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट, इस दोनों की कंडीशंस को पूरा करने के लिए जो यहाँ पर स्पीड और डायरेक्शन है ये दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए। ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि क्या किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो सेम हो सकता है? इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन, क्या ये मुमकिन है कि किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड, जब वो कांस्टेंट स्पीड से करता रही है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ऑन करवा रही है? अगर वो कह रहा है कि किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा, फर्स्ट कंडीशन कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, सेकंड कंडीशन कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। तो देखते हैं सबसे पहले कांस्टेंट वेलोसिटी, नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव द एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है मुमकिन? क्योंकि जो वेलोसिटी का चेंज है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये मुमकिन नहीं है किसी भी जिस्म का इस तरह से मूव ऑन करना या इस तरह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना जब वो कांस्टेंट स्पीड से करे, वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ग्राफ की शक्ल में भी आप लोगों ने देखा तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, क्या बन जाती है? एक स्ट्रेट लाइन, यानी कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म में एक्सेलरेशन नहीं होता। इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी एंड देयरफॉर देयर इज नो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, जब गाड़ी रुकेगी नहीं
फिर मूव ऑन नहीं करेगी तो वहां पर जो उसकी चेंजिंग है वो चेंज हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकेंगे। तो हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो वहां पर जब किसी किस्म की वेलोसिटी तब्दीली नहीं हो रही, ना हम लोग ब्रेक सप्लाई कर रहे हैं, एक कांस्टेंट स्पीड सर्कल कर रहे हैं, तो लिहाजा वहां पर किसी भी किस्म का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो पहला जो इसका पॉइंट होगा वो फॉल हो जाएगा, उसमें किसी भी किस्म का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। सेकंड है कांस्टेंट स्पीड। क्या कांस्टेंट स्पीड से करते हुए जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है? यस, इट इज पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से करते हुए जिसमें एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मौजूद हो सकती है। किस तरह से? as long as its direction is changing, this type of the acceleration is called the centripetal acceleration and it occurs in the uniform circular motion। जहां पर आपने एक न्यू टर्म को देखा है, क्या है वो है सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होता है? A force required to move a body in a circular path is known as its centimeter force। किसी जिस्म को दायरे में रखने के लिए जो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स यानी जो फोर्स चाहिए होती है उसको हम लोग सेंटीमीटर कहते हैं। और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन दायरे में आपके पास कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए वहां पर जो डायरेक्शन चेंज दायरे में कर रहा है ना, तो दायरे में क्या होता है, हम लोग बार बार ब्रेक सप्लाई करते हैं, तो वो ब्रेक सप्लाई करने से वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, लिहाजा हमारे पास वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो बच्चे ये था आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज का सॉल्यूशन और जो एक्सरसाइज के शार्प क्वेश्चन बी पार्ट था उनको देख लिया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि इस चैनल पर जितनी भी इंफॉर्मेशन वीडियोस हैं जो आपके अकाडेंस न्यू सिलेबस पर बंदी है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पर आप लोगों से मजीद गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज।